साहब से आपकी ये हुई, आपने उर्दू को लेकर मुद्दा उठाया, लेकिन खालिद अनवर साहब ने कहा कि अख्तर इमाम ने होर्डिंग करने की कोशिश की, मेरी प्राइवेसी थी, बीच में आ गए। कौन सी की प्राइवेसी थी उसकी? वो मीडिया से बात कर रहे थे। कौन सी वो मीडिया से बात कर रहे थे? उर्दू की रोटी खाएंगे, उर्दू के सदक़े में जाकर काउंसिल का मेंबर बनेंगे, उर्दू आबादी में आकर सरकार की वकालत करेंगे, और उर्दू का कत्ल हो रहा है, जनाजा निकाला जा रहा है तो नहीं, जबान नहीं खोलेंगे? ये बिरयानी खाने वाले लोग हैं उर्दू के नाम पर। और उर्दू का कत्ल हो रहा है तो आंसू बहाने में शामिल नहीं होंगे? मैंने क्या कहा उनसे? मैंने कहा कि भाई उर्दू के आप पत्रकार हैं, उर्दू के सहाफी हैं, उर्दू के सदक़े में इस ऐवान में आपने इज्जत बख्शी है उर्दू ने आपको, ये बताइए उर्दू के मसाइल हैं। उर्दू मसावरती कमेटी तश्कील नहीं हो पाई, उर्दू स्कूलों में नन उर्दू टीचर को बहाल कर दिया, ट्रांसफर के जरिए से बहाल कर दिया गया है, उर्दू स्कूलों की शनाख्त खत्म कराई जा रही है, और लेटर नंबर 799 15 मई 2020 के जरिए से हाई स्कूल के जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू शिक्षक को गायब कर दिया गया है। उर्दू बिहार के 2.5 करोड़ लोगों की मादरी जबान है, उर्दू बिहार की दूसरी राज्य भाषा है, तो उर्दू के साथ जो कत्ल हो रहा है आप चुप क्यों हैं? ये बात मिर्ची की तरह लग गई। और उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था कि नहीं साहब, उर्दू के सिलसिले में आप हमें याददानी करा रहे हैं तो नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ेंगे आकर के। अरे तेलंगाना के हम लोगों ने आवाज उठाई, उसकी बुनियाद पर आपको रेसिडेंशियल स्कूल बनाने पड़े। ये तेलंगाना मॉडल का नतीजा था। जब हम लोगों ने बात की कि वहां पर माइनॉरिटी की आबादी 45 लाख है और वहां इतना फंड है, इतने सारे काम हो रहे हैं, या 2.5 करोड़ माइनॉरिटी का काम क्यों नहीं हो रहा है? तो शर्म से, डर से, खौफ से वो काम करने लगे, और उसमें आगे रोज ताजमहल में सामने फोटो खिंचवाते हैं। और उर्दू का जनाजा निकल रहा है तो उर्दू के बारे में चुप रहिएगा, तो इसमें बुरा क्या है भाई? सर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जितना काम अकलियतों के लिए नीतीश कुमार ने किया, चाहे मदरसा का हो या फिर कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर हो, उतना कोई किसी ने नहीं। अगर है उनमें हिम्मत तो मेरे साथ रूबरू डायलॉग कर ले। नीतीश कुमार जी के नालंदा में 3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी घेराबंदी के पैसे मंजूर किए गए, जिसका टेंडर हुआ, और वहां पर कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा है, उसको हटाया नहीं गया। 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली पड़ी है। नीतीश कुमार जी के जाति आधारित गणना के मुताबिक 1,95,000 लोग मुसलमानों को नौकरी से महरूम रखा गया है। आप ये बताइए, कब्रिस्तान की घेराबंदी मुसलमानों की तरक्की का मसला है? कब्रिस्तान की घेराबंदी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि मेरे कब्रिस्तानों पर नाजायज इंक्रोचमेंट हो रहा है, उस इंक्रोचमेंट वो चोरों को, गुंडों को, दलालों को, जमीन के माफियाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। ये सरकार का काम है। मैं टैक्स देता हूं मेरे कब्रिस्तानों की, मेरे इबादत खानों की, मेरे मदरसों की, मेरे स्कूलों की, मेरे इज्जत की, मेरे आबरू की पहरेदारी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कब्रिस्तानों की घेराबंदी से न मेरा मुर्दा जन्नत में चला जाएगा न उठ के भाग जाएगा। मेरे कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, उसकी घेराबंदी करना सरकार का काम है। लेकिन जहां तक मेरे बच्चों को टीचर देना है, कितने टीचर दे रहे हो? आज पर कैपिटा इनकम सीमांचल का सबसे कम है, और सीमांचल में चूंकि मुस्लिम आबादी है, यहां के लिए क्यों कुछ बोल रहे हो? पटने के दिन गंगा में पुल बना रहे हो, नालंदा को दुल्हन की तरह संभाल रहे हो, सीमांचल के मामले में क्यों हिचकी आने लगती है तरक्की के मामले में? अलीगढ़ की जमीन को देने में 3 साल लेट लगवा दिया, जिसकी वजह से अलीगढ़ का मामला रुक करके रह गया, और ये लोग गाल बजाते हैं। ये लोग सरकार की, अरे मैं कह रहा हूं कि कोई गैरतमंद अगर आदमी मिल्लत का होगा तो बाबरी मस्जिद को तोड़वाने वाले जो लोग हैं, जो लोग वक्त के काले कानून लाने वाले हैं, जो लोग तलाक बिल पर वोट देने वाले हैं, जो लोग एनआरसी में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हैं, जो लोग एसआईआर के मामले में चुप्पी साधे रखे हैं, उसके साथ कोई गैरतमंद मिल्लत का आदमी नहीं रह सकता। जो लोग जमीर फरोश हैं, जिनको मिल्लत की परवाह नहीं है, ऐसे ही लोग ऐसे लोगों की सलाखानी करते हैं।